दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई ओडिशा में दमन मूवी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जो हमारे ओडिशा राज्य के मालकानगिरी जिले के अंदर ये पूरी कहानी चलती है। और ये मूवी क्यों इतनी पॉपुलर हुई चंद कुछ दिनों में, तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को सुन के। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक डैम को जिसका नाम है बालीमेला डैम। और उस डैम के वजह से हुए कट ऑफ एरिया जिसमें कुल 151 गाँव के लोग रहा करते हैं। ये कट ऑफ एरिया इंडिया के मैप में पिछले 40 साल से दिखाई तो दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई सुविधा कोई सहायता इन तक नहीं पहुंच पाता। और इसका कारण है नक्सल। दरअसल जितने भी सरकारी अधिकारी है वो यहाँ बेसिक फैसिलिटी ना होना और आतंकी हमले की वजह से यहाँ आने से डर रहे हैं। साल 2015। अब कहानी में दिखाया जाता है एक सुंदर सा नौजवान को जिसका नाम है सिद्धार्थ महांती, जो मालकानगिरी जाने वाले एक बस में सफर कर रहा होता है। बस मालकानगिरी बस स्टैंड में रुकने के बाद वो वहाँ से उतरकर चाय पीने लगता है और उस दुकानदार से जामबाई गाँव के लिए गाड़ी के बारे में पूछता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उस गाँव के लिए सिर्फ एक ही गाड़ी है और उस गाड़ी को फिर लौटने में 4 घंटे लगेंगे। ये जानने के बाद सिद्धार्थ भागते हुए उस गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन गाड़ी इतनी फुल थी कि उसे छत पे बैठ कर जाना पड़ता है। गाड़ी कुछ टाइम चलने के बाद एक जगह रुकती है जहाँ सिद्धार्थ उस ड्राइवर को जान भाई PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का एड्रेस पूछता है। ड्राइवर उसे नदी को दिखाते हुए बताता है कि इस नदी के उस पार PHC का एड्रेस है। सिद्धार्थ ये सुन के फिर से मायूस हो जाता है क्योंकि उस गांव तक जाने का सिर्फ एक बोट ही उसका जरिया है। सिद्धार्थ मारे किस्मत बोट के जरिए उस गांव की PHC तक पहुंच जाता है और उस PHC को देखकर वो और भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो किसी खंडर से कम नहीं है। दरअसल सिद्धार्थ हाल ही में अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करी है और गवर्नमेंट के अनुसार उसी एरिया एलोकेट हुआ है एक डॉक्टर के तौर पर, क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर के अनुसार उसे 3 साल यहाँ ट्राइबल एरिया में अपनी सर्विस देनी होगी और ना चाहते हुए सिद्धार्थ को यहाँ आना पड़ा। यहाँ पे आने के बाद उसे रिपोर्ट करता है फार्मासिस्ट रवि और लैब अटेंडेंट रमेश। ये दोनों ही लोकल आदमी होते हैं। सिद्धार्थ को यहाँ आने के बाद उसे बहुत सुकून मिलता है। वो कई घंटों से ट्रैवल करके भुवनेश्वर से आया होता है। सिद्धार्थ फार्मासिस्ट रवि को बाकी स्टाफ के बारे में पूछता है, जहाँ रवि उसे बताता है कि इस PHC में उन दोनों के अलावा एक और नर्स भी है जिसकी हाल ही में शादी हुई है, इसलिए वो कल से ज्वाइन करेगी। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ अपनी गवर्नमेंट क्वार्टर के बारे में पूछता है, जिसे रवि उसे अपने साथ ले जाता है उस क्वार्टर की तरफ। लेकिन जाने से पहले सिद्धार्थ रवि को कहता है, अगर तुम मेरे साथ क्वार्टर में चलोगे तो यहाँ पेशेंट को कौन अटेंड करेगा। जिसमें रवि कहता है, सर लोग इस PHC में ना के बराबर आते हैं और जो आएंगे वो इंतजार कर लेंगे। अब रवि अपनी साइकिल पे सिद्धार्थ को क्वार्टर की तरफ ले जाता है। क्वार्टर पहुंचने के बाद रवि सिद्धार्थ को बताता है कि इस क्वार्टर की पिछले हिस्से में एक खाली जमीन है जिसे आप खेती कर सकते हो, जैसे कि पिछले डॉक्टर किया करते थे। इसमें सिद्धार्थ रूढ़ होकर पूछता है कि क्या वो खेती करने आए थे या मरीजों की इलाज करने। रवि मस्का लगाते हुए कहता है कि नहीं सर, खाली समय पे ये सब वो कर लेते थे। सिद्धार्थ अंदर जाने के बाद देखता है कि रूम की सफाई होने के बावजूद वो कई साल पुरानी और गंदी लग रही थी। वो जैसे ही उसकी खिड़की खोलने वाला होता है, पीछे से रवि उसे मना कर देता है क्योंकि इसमें जहरीले सांप आ जाते। सिद्धार्थ सांप के बारे में सुनते ही वो झटके से खिड़की बंद कर लेता है। रवि सिद्धार्थ को यहाँ फ्रेश होने को कहता है और उसके लिए खाना अरेंज करने वहां से चला जाता है। रवि के जाने के बाद सिद्धार्थ नहाने के लिए जाता है। उसे इस तरह कभी बाहर नहाने की आदत नहीं थी, इसलिए चारों तरफ ताकाझाकी करने के बाद वो नहाने लगता है। रात को जब बिस्तर पर लेटा होता है उसे मच्छर बहुत काट रहे होते हैं और वहाँ की बिजली भी चली गई होती है। कुछ देर के बाद वो निराश होकर रूम से बाहर आ जाता है और अपनी मोबाइल निकाल के अपने दोस्तों के फोटोज देखने लगता है, जहाँ कुछ दिन पहले ये सब एक होके अपने अपने फ्यूचर प्लान बता रहे थे। ये सब के सब MBBS क्लियर कर चुके हैं। जहाँ सिद्धार्थ अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एयरपोर्ट के पास एक बड़ा सा हॉस्पिटल खुलेगा, लेकिन गवर्नमेंट को उसे ये 3 साल की रूरल सर्विस वाली रूल्स ठीक नहीं लगता। अगर उसकी सर्विस उसके आसपास होता तो वो बड़े ही मजे से अपने घर से आराम से खा पी कर अपनी ड्यूटी करता। ये सुनने के बाद एक लड़की जो उसका दोस्त होता है वो इंग्लिश में बताती है कि लॉ मेकर्स आर वेरी स्मार्ट। वो अच्छी तरह जानते हैं अगर हम सब पैसे कमाना सीख जाएंगे तो डॉक्टर कभी भी विलेज और ट्राइबल एरिया को सर्विस करने नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे ये गवर्नमेंट की रूल्स बहुत सही लगता है। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ मुंह बनाते उसे कहता है कि मेरी माँ तुसी ग्रेट हो। उसके बाद सिद्धार्थ अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी एलोकेट एरिया को चेंज करने के लिए उसके अंकल के पास जाता है। उसकी दोस्त का कहना है कि उसके अंकल का पहचान ऊपर तक है, वो किसी तरह सेक्रेटरी सर के साथ बात करके रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन इसमें उनका कोई फायदा नहीं हो पाता। हालांकि सिद्धार्थ उसकी फ्रेंड के कहने पर उसके अंकल को घूस देके काम करवाने वाला था, लेकिन उसकी अंकल ये देख बहुत भड़क जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सिद्धार्थ ये सब बाहर बैठकर सोच रहा होता है,
अगले सुबह वो पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के आगे अपने सामान पैक किए बैठा होता है। रवि सिद्धार्थ को देख बहुत एक्साइट होके कहता है कि सर इतनी जल्दी आ गए आप। ये सुन के सिद्धार्थ उसे बोर्ड के पास छोड़ाने को कहता है। दरअसल सिद्धार्थ कल रात वो ठीक से सो नहीं पाया और इसी तरह 3 साल ये सब वो झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो डिसाइड किया है कि वो अपने जॉब से रिजाइन कर देगा। ये सुन के रवि कहता है कि सर ये तो रिकॉर्ड बनेगी, क्योंकि एक दिन के अंदर कोई भी डॉक्टर आज से पहले यहाँ से नहीं गया है, लेकिन आपको कल तक वेट करना होगा। आज बोट का इंजन खराब है। ये सुन के सिद्धार्थ उदास हो जाता है, लेकिन उसकी उदासी दूर करने के लिए रवि आज की रात उसके साथ रुक जाता है और रात को ये दोनों मिलकर नदी के किनारे ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते रवि अपनी खुशी जाहिर करता है और सिद्धार्थ भी उसे खुश होकर बताता है कि आज तक वो इस तरह कभी ड्रिंक नहीं किया है। आज की एक्सपीरियंस उसे हमेशा याद रहेगा। लेकिन तभी एक्सपीरियंस की बात सुन के रवि अपने चेहरे में एक गंभीर भाव लेके सिद्धार्थ को एक घटने के बारे में बताता है कि एक दिन वो रात को इसी तरह नदी के किनारे बैठकर पी रहा था, लेकिन तभी उसे नदी के पानी की तरफ कुछ आवाज़ें आने लगी। वो उसी तरफ टॉर्च की लाइट डाला तो 3 लोग एक बड़े से बर्तन को लेके पानी में तैर कर आ रहे थे और वो जब किनारे पहुंचे तो रवि ने देखा कि उस बड़े से बर्तन में एक प्रेग्नेंट महिला थी जो दर्द के मारे चिल्ला रही थी। उसे जल्द से जल्द मालकानगिरी के बड़े हॉस्पिटल को ले गए, लेकिन बाद में रवि को पता चला कि उस रात वो महिला और उसके होने वाले बच्चे दोनों मर गए। रवि आज तक उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाया। सिद्धार्थ रवि की बात जो बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ रवि उसे बताता है कि मालकानगिरी का ये कट ऑफ एरिया बहुत पीछे है। यहाँ पे एक पुल बनाने के लिए साल 1982 में काम चालू किया गया, लेकिन आज 33 साल हो गया है और पुल अभी तक नहीं बना। कभी नक्सल अटैक तो कभी बारिश की वजह से पानी आ जाना। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ अपनी चिंता जाहिर करते हुए से पूछता है कि वोट कल कब तक आएगा। ये सवाल सुन के रवि हैरान होकर कहता है कि हाँ सर, कल सुबह 7 बजे आ जाएगा सर। अगले सुबह वो रवि को गुड बाय कह के वोट में चढ़ने वाला होता है कि पीछे से एक आदिवासी अपने साथ एक छोटी सी लड़की को लेके भागा आता है और रवि को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को डूमा से बचा ले। लेकिन रवि तो सिर्फ एक फार्मासिस्ट है। वो उसे डॉक्टर की तरफ दिखाते हुए कहता है कि तुम लेट हो गए, डॉक्टर अभी जा रहे हैं। वो आदिवासी रोते रोते सिद्धार्थ के पास भागता है, जहाँ डॉक्टर सिद्धार्थ बोट में पैर रखने वाला होता है कि वो आदिवासी उसकी पैर पकड़ लेता है और उसकी बेटी को बचाने के लिए कहता है। यहाँ पे सिद्धार्थ ना चाहते हुए उसकी बात मान लेता है और पीएचसी की तरफ लौट आता है। उस लड़की को चेक करने से उसकी बुखार 104 होता है। अब तक नर्स भी आ जाती है जिसकी नाम है कनकलता मुर्मू। सिद्धार्थ लड़की के पिता को बहुत डांट लगाता है क्योंकि वो कुछ और टाइम देर करता तो इसकी जान जा सकती थी, लेकिन वो आदिवासी रोते रोते कुछ बताता है जिसे सिद्धार्थ को आधे अधूरा समझ में आता है। वो रवि से पूछने पर उसकी बात को रवि एक्सप्लेन करता है। ऊपर पहाड़ी में जितने भी लोग रहते हैं वो सब गुणी तांत्रिक की बात सुनते हैं और वो जो भी देते हैं उसे मेडिसिन के तौर पर खा लेते हैं और जब मरीज इस स्टेज में आ जाती है तो उन्हें बताया जाता है कि उसे डुमा यानी कि भूत खाने आ गया है और अब इसे कोई नहीं बचा पाएगा। सिद्धार्थ साफ साफ जान पाता है कि ये सब अंधविश्वास है। वो नर्स को कह के उसकी टेस्ट करवाता है जिससे उस छोटी लड़की का मलेरिया पॉजिटिव आता है। उस लड़की को मेडिसिन और सलाइन चढ़ा के वो उस आदिवासी को समझाने लगता है कि इसे डुमा वगैरह नहीं, मलेरिया हुआ है और फिर रवि से बोट के बारे में पूछता है। रवि घड़ी देख के बताता है कि बोट 2 घंटे बाद आएगा। सिद्धार्थ बाहर आ जाता है और इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उन दीवार पर पड़ता है जिसमें डॉक्टर को एक भगवान की दर्जा दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि जब जब भगवान खुद बचाने नहीं आ पाते तब डॉक्टर उनके जगह आते हैं और इतने में पीछे से वही आदिवासी आता है और अपनी भाषा में उसे बताता है कि मेरे जैसे लोग और भी ऊपर है। अगर आप ऊपर आके मेरे को जैसे समझाए उन्हें भी समझाओगे तो शायद वो आपकी बात मानेंगे। डुमा के चक्कर में बहुत सारे लोग मरे हैं डॉक्टर बाबू। ये सुन के सिद्धार्थ सोच में पड़ जाता है और तभी रवि पीछे से आवाज देता है, सर वो छोटी सी लड़की होश में आ चुकी है सर। उस लड़की के पिता अपनी बेटी को होश में देखकर सिद्धार्थ को अपना भगवान मान लेता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ और ही तूफान चल रहा होता है। वो रवि से मलेरिया टेस्ट किट, मेडिसिन वगैरह रेडी करने को कहता है ताकि वो ऊपर जाके टेस्ट कर सके। रवि उसे अंदर बुलाता है और उसे हैरान होकर ऊपर जाने से रोकता है क्योंकि ऊपर नक्सली इलाका है और कुछ दिन पहले ही दोपहर में वहां पे गोली चलने की आवाज आई थी। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ उन दोनों से कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन ये डर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रवि और सिद्धार्थ पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उस आदिवासी के गांव में जाने के बाद एक और आदिवासी के घर जाते हैं जिसकी लड़के को मलेरिया हुआ है।
वो आदिवासी ट्रीटमेंट के लिए मना कर देता है, ये बोलकर कि उनके पास दिशारी भगवान है, यानी कि तांत्रिक बाबा। यह जवाब सुन के रवि निराश होकर कहता है कि मैंने आपको बोला था सर, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये ऐसे ही मरेंगे। सिद्धार्थ धैर्य रखते हुए रवि की बात को इग्नोर करके वो उस आदिवासी को मनाता है और उसे इलाज के लिए राजी कराता है। पहले पहले तो वो आदिवासी सिद्धार्थ के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके साथ ही आदिवासी कहने पर वो भी भरोसा करने लगता है। ऐसे वो धीरे धीरे पूरे गांव पे घर घर जाके मेडिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इस बीच वो एक चीज नोटिस करता है कि इतने मुश्किलों के बावजूद लोग यहाँ पे बहुत खुश है। अब लौटते वक्त रवि उसे बताता है कि आज बड़ी अनहोनी हो गई सर, क्योंकि आज पहली बार ये गाँव वाले किसी डॉक्टर की बात सुने और साथ ही में आपका बोर्ड भी मिस हो गया। सर आज के लिए आपको बोर्ड नहीं मिलेगा। इसे सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि कोई बात नहीं रवि, तुमसे पीने की जुगाड़ कर लेना। अब रात को ड्रिंक करते करते रवि सिद्धार्थ से पूछता है, सर आज तो आप जाने वाले थे, आप क्यों नहीं गए? जिसे सिद्धार्थ बताता है कि उस लड़की के मासूम चेहरे की वजह से। अगर ये लोग उस अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे तो कोई भी आदमी मलेरिया से नहीं मरेगा। ये सुन के रवि बताता है कि सर आज तो आप सिर्फ एक ही गांव विजिट किए, इस कट ऑफ एरिया में और भी 150 गांव है। कब कोई कितना मरता होगा इसका हिसाब कोई नहीं जानता। ये सुनने के बाद अगले सुबह सिद्धार्थ अपने सुपीरियर से मिलकर एक मोबाइल टीम को अरेंज करने को कहता है ताकि वो उस कट ऑफ एरिया के हर एक गांव में पहुंच सके। लेकिन उसका सुपीरियर ये बोल के मना कर देता है कि वहां जाने की सुविधा नहीं है और उसे अकेले ही सब गाँव में जाना होगा। उसके बाद वो ऐसे ही करता है, वो अकेले एक और गाँव पे जाता है जहाँ तांत्रिक मेला लगा होता है। ये मेला हर साल इसी गांव में लगाई जाती है और वही एक आदमी अपनी लड़की को लेके उस तांत्रिक के पास आया होता है। सिद्धार्थ ये सब पास खड़े देख रहा होता है और तभी वो तांत्रिक उस लड़की को बिना देखे उसके पिता को कहता है कि इसको कोबरा ने काट लिया है, इसलिए उस लड़की के ऊपर 101 बार मटके की पानी डालना होगा। और लोग ऐसे ही करते हैं। सिद्धार्थ ये सुन के हैरान हो जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इस तरह वो लड़की मर जाएगी। लेकिन तभी पीछे से रवि उसे रोक लेता है और बताता है कि अगर वो इसमें इंटरफेयर करेगा तो यहाँ के लोग उसे मार डालेंगे। यहाँ के पूर्वजों ने इन तांत्रिक के ऊपर भरोसा करते आ रहे हैं। सिद्धार्थ गुस्से से यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद रवि उसे आके बताता है कि वो लड़की मर गई सर। सिद्धार्थ ये सुन के निराश होकर उसे बताता है कि हम लोग उसे बचा सकते थे, लेकिन रवि उसे कहता है कि आप खुद को देखो सर और मुझे भी देखो, हम लोग इन सब के लिए अंग्रेज की तरह है। हम लोग इनके लिए कितने भी अच्छे काम कर ले, ये हम पे विश्वास नहीं करेंगे। सिद्धार्थ को रवि की ये बात भी कहीं ना कहीं उसे सही लगता है। उस रात सिद्धार्थ को डरावनी सपने आने लगते, वो ठीक से सो नहीं पाता। वो रात भर आईने में अपने आप को देखने लगता है और अगले सुबह वो फिर से पीएचसी में जाता है। लेकिन इस बार रवि उसे देख पहचान नहीं पाता क्योंकि वो एक गांव वाले की तरह कपड़े पहन के आया होता है। वो नर्स को यहाँ रह के पीएचसी संभालने को कहता है और खुद रवि के साथ मिलकर पहाड़ के ऊपर चला जाता है हर एक गांव में मेडिकेशन प्रोवाइड करने। वो हर एक दिन एक नई गांव को जाके मेडिकेशन प्रोवाइड करता और लोग भी उसे धीरे धीरे विश्वास करने लगते। चंद कुछ दिनों में सिद्धार्थ उनके साथ और वो लोग सिद्धार्थ के साथ घुल मिल जाते। लेकिन एक दिन जब वो एक गाँव में मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है तभी नक्सल यहाँ आ जाते और पूरे गांव को यहाँ जमा कर देते। दरअसल वो एक रघु नाम के आदमी के लिए आए होते क्योंकि वो एक पुलिस का इन्फॉर्मर है जिसके वजह से इनके 4 साथी मर गए। वो आदमी रो रो के उसे छोड़ देने को कहता है क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसके अलावा उसकी पत्नी का कोई नहीं है। लेकिन वो नक्सल उसकी एक नहीं सुनते, उसे मारने के लिए रेडी हो जाते। लेकिन तभी उनकी नज़र सिद्धार्थ के ऊपर जाता है। वो सिद्धार्थ को उसके नाम और काम के बारे में पूछते हैं। सिद्धार्थ सब कुछ अपने बारे में सच सच बता देता है। वो नक्सली सिद्धार्थ को धमकाते, उसे डराने की कोशिश करते, लेकिन सिद्धार्थ शांत खड़ा रहता है। इन सब के बीच रवि बहुत डर चुका होता है, वो डर के मारे कांप रहा होता है। अब नक्सल इन दोनों की आइडेंटिटी जानने के बाद उस इन्फॉर्मर को लेके जंगल में चले जाते हैं। सिद्धार्थ तो उनके जाने के बाद रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन तभी रवि आके उसे बताता है कि उस इन्फॉर्मर की पत्नी की हालत सीरियस होने लगी है और गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं कर रहे नक्सल के डर से, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मर की पत्नी जो है। रवि ये सुन के प्रेग्नेंट लड़की के पास जाने लगता है, लेकिन इतने में फिर से रवि उसे रोकने लगता है क्योंकि वो भी डरा हुआ है गाँव वाले की तरह। सिद्धार्थ जीत करके उस औरत के पास जाता है जहाँ वो प्रेग्नेंट लेडी दर्द से चिल्ला रही होती है। सिद्धार्थ ये साफ साफ जान पाता है कि इसकी लेबर पेन शुरू हो चुका है, इसलिए वो खुद एक साड़ी और एक लकड़ी के सहारे मालकानगिरी बड़े हॉस्पिटल में लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों उस औरत को कंधे में लिए पहाड़ और जंगल के बीच कुल 7 किलोमीटर बड़े ही मुश्किलों से गुजरकर फाइनली नदी के किनारे आ जाते हैं। इतने में रवि कहता है कि आज बोट नहीं मिलेगी सर, और ये बात सुनने के बाद सिद्धार्थ आग बबूला हो जाता है। वो रवि के ऊपर चिल्ला के बोट अरेंज करने को
को कहता है। इतने में बारिश भी शुरू हो जाता है, उसे फाइनली पीएचसी में लौटना पड़ता है। दरअसल बहुत बारिश के कारण कोई वोट निकालने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि वो खुद इसकी डिलीवरी करेगा और उसे पीएचसी में ला के नर्स के समेत ये तीनों उसकी डिलीवरी करते हैं। ये तीनों की ये पहली डिलीवरी केस होता है और वो आदिवासी औरत भी थक चुकी होती है, लेकिन सिद्धार्थ बहुत कोशिश करके उसे होश में रखता है और नॉर्मल डिलीवरी उसकी कर देता है। इसमें ये नर्स और रवि बहुत खुश हो जाते हैं। रवि जो मन ही मन ये सोच लिया था कि आज कुछ अनहोनी ना हो जाए और सिद्धार्थ को देख इमोशनल होके गले लगा लेता है। अब उसे भी सिद्धार्थ एक भगवान की तरह लगने लगा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पीएचसी में रवि और सिद्धार्थ को देखते हैं, जहाँ रवि बहुत खुश होता है और वो सिद्धार्थ को एक्साइट होकर बताता है कि आज और एक गांव को चलेंगे सर, एक हफ्ता हो गया हमें फील्ड में गए हुए। इसमें सिद्धार्थ इरिटेट होकर मना कर देता है। वो गाँव वाले के ऊपर उठा हुआ है क्योंकि जो गांव वाले अपने लोगों की मदद करने के लिए खड़े नहीं हो सकते, वहाँ सिद्धार्थ की बात की कोई मायने नहीं रखता। इतने में लैब अटेंडेंट रमेश आके कहता है कि सर 30-40 लोग पीएचसी की तरफ बढ़ रहे हैं सर। रवि फिर से डर जाता है। उसे लगता है कि ये हो ना हो नक्सली होंगे जो उस औरत की मदद करने की वजह से उन्हें मारने आए हैं और वो घबराते हुए दरवाजा बंद करने लगता है। लेकिन सिद्धार्थ गुस्से से बाहर जाता है तो वो देखता है कि ये कोई नक्सल नहीं, गाँव वाले होते हैं और उनके साथ इन्फॉर्मर भी होता है जिसकी पत्नी का सिद्धार्थ डिलीवरी किया था। वो इन्फॉर्मर उसे बताता है कि वो बहुत मुश्किलों से उन नक्सलियों से छुप के आया है। वो नहीं जानता था कि जिंदा लौटेगा या नहीं, लेकिन उसकी एक चिंता खाया जा रहा था, उसकी पत्नी की हालत कैसे होगी। और जब वो घर लौटा तब उसे उसकी पत्नी ने सब कुछ बताया। वो उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा और इसी के साथ वो बताता है कि उसके बेटे का नाम भी सिद्धार्थ रखा है। ये सब सुनने के बाद सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता। तभी पीछे से गांव के मुखिया आगे आता है और वो रोते रोते बताता है कि मैं इस गांव की मुखिया हूँ डॉक्टर बाबू, हमें पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन हम नक्सल और पुलिस के डर से आ नहीं पाए। हमें माफ़ कर दो, हम लोग जानते हैं कि आप हमसे नाराज़ हो, हमें माफ़ कर दो डॉक्टर बाबू। इतना कहते ही पूरा गांव सिद्धार्थ के आगे झुक जाता है। इतने में सिद्धार्थ का गुस्सा भी शांत हो जाता है और फिर से वो पहले की तरह गांव जाने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी वही आदिवासी आ जाता है जिसकी बेटी को मलेरिया हुआ था। वो फिर से सिद्धार्थ के पास आके बताता है कि उसकी बेटी को फिर से मलेरिया हुआ है। सिद्धार्थ रवि को कहकर उसकी मलेरिया टेस्ट करता है और साथ ही उसके पिता की भी करता है। दोनों की टेस्ट मलेरिया पॉजिटिव निकलता है। ये सुन के रवि फ्रस्ट्रेट होकर उसे कहता है कि तुझे कितनी बार मलेरिया हो चुका है, सोने के टाइम पे मच्छरदानी यूज नहीं करता क्या। इसमें वो आदिवासी कहता है कि हम क्या करें बाबू, हम लोग कितने भी मच्छरदानी लगा के सोने से वो मच्छर आ ही जाते हैं। हमें लगता है कि ये मच्छर हमारे जान लेके ही रहेंगे। अब रात को सिद्धार्थ और रवि जब ड्रिंक कर रहे होते तभी रवि सिद्धार्थ से पूछता है, सर आपको कैसे पता चला कि उस लड़की के पिता को भी मलेरिया है? उसके पिता तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। जैसे सिद्धार्थ कहता है कि कभी कभी इंसान के अंदर मलेरिया पैरासाइट ऑलरेडी होता है, विच वर्क एज ए कैरियर, जो एक ही इंसान से दूसरे इंसान को जाता है। और उस बच्चे के केस में उसकी उम्र बहुत कम है और इतने कम समय पे फिर से मलेरिया होना ये मुझे अजीब लगा, इसलिए मैं उसके पिता की भी टेस्ट करने कहा। ये सुनने के बाद रवि कहता है इसका मतलब गांव में ऐसे भी लोग होंगे जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होगा लेकिन उनके अंदर मलेरिया मौजूद होगी। सिद्धार्थ कहता है जरूर होगा और ये एक बहुत बड़ा खतरा है हम सब के लिए, इसलिए हमें सबकी मलेरिया टेस्ट करनी होगी और इसका परमानेंट सोल्यूशन है मच्छरदानी। ये सुनते ही रवि झट से बोलता है, सर मच्छरदानी ओढ़ने से क्या होगा, इंसान की हाथ पैर तो लगेगा ही ना, और मच्छर को इतनी सुविधा काफी है खून चूसने की। अच्छा होता कि मच्छरदानी मच्छर बैट की तरह काम करता, एक बार लगा कि नहीं बिजली के झटके से मर जाते। सिद्धार्थ को उसकी बातों से एक आइडिया आता है और वो रवि को जीनियस कहता है। अगले दिन सिद्धार्थ फिर से अपने सुपीरियर CDMO सर से बात करता है, लेकिन इस बार वो LLIN के बारे में बात करता है जिसका फुल फॉर्म है लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल्स नेट्स। ये नेट मच्छर बैट की तरह काम करेगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि इसमें बिजली के बदले में इंसेक्टिसाइड्स होगा। दुविधा ये थी कि ये नेट इंडिया में नहीं बनती। उसका सुपीरियर उसे कहता है कि पूरे मालकानगिरी जिले में LLIN बांटना। इसका बजट क्या होगा तुम्हें पता है? सिद्धार्थ उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है क्योंकि यही एक तरीका था मलेरिया को रोकने का। उसका सुपीरियर उसकी बात मान के कलेक्टर के साथ बात करने के लिए राजी हो जाता है। अगले पल हमें दिखाया जाता है कलेक्टर उसकी मंजूरी दे दी। इसी के साथ एक टीम को भी भेजा जाता है इसे बांटने के लिए। अब उस कट ऑफ एरिया में पूरे 151 गाँव को मच्छरदानी बांटी जाती है। इसमें फार्मासिस्ट रवि और नर्स कनकलता बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी उनके लिए कुछ ही दिन रहा। वो गाँव वाले उस LLIN को मछली पकड़ने और खेत की दूसरे कामों में यूज करने लगे, यानी कि उस LLIN को लगा के सोने के अलावा बाकी सब चीजें करने लगे।
अब कहानी 6 महीने के बाद दिखाई जाती है, जहां एक फ्रेश वाली लाइव टेलीकास्ट करते हुए बताती है कि इस मालकानगिरी के कट ऑफ एरिया में 500 से भी ज़्यादा के लोग मालकानगिरी के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है और 50 से भी अधिक लोग जान भाई पीएचसी में एडमिट है और ना जाने कितने अब तक मर चुके हैं मलेरिया के कारण। और वही जान भाई पीएचसी को भी दिखाया जाता है जहाँ पेशेंट को रखने के लिए भी जगह नहीं होता और इसमें भी एक के बाद एक पेशेंट आते जा रहे हैं। ये मलेरिया वाली बात कलेक्टर जल्दी ओडिशा की हेल्थ मिनिस्टर को बता देते, जहां मिनिस्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओडिशा मलेरिया केस में टॉप 1 में आता है, इसलिए वो कलेक्टर को स्पेशली उस एरिया को मॉनिटर करने को कहते हैं। दूसरी तरफ पीएचसी में पेशेंट की हालत बिगड़ने लगता है, जहाँ सिद्धार्थ के साथ साथ जितने भी स्टाफ है वो सब हैरान होने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की की मौत हो जाती है। सिद्धार्थ यहाँ बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो एक डॉक्टर है और वो सब मरीजों को ठीक कर सकता है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ उसका वहम था। और ये बात वो इमोशनल होकर रवि को बता रहा होता है। लेकिन इस बीच रवि कहता है कि सर हम सबको LLIN दिए, अगर मसर आता भी है तो LLIN को टच करने के बाद 1-2 दिन में मर जाना चाहिए। क्या LLIN सच में काम करता भी है? रवि से ये बात सुनने के बाद सिद्धार्थ रवि को ही पूछता है LLIN के बारे में, लेकिन रवि उसका कभी यूज ही नहीं करी। और यहाँ पे सिद्धार्थ को सारी बात समझ में आ जाता है कि गाँव के लोग कभी LLIN की यूज ही नहीं किए। वो फिर अगले दिन अपने सुपीरियर CDMO सर से बात करता है कि हमें फिर से गांव वालों को LLIN के बारे में अवेयर कराना होगा। इसे उसका सुपीरियर उसकी मजाक उड़ाता है। दरअसल ये सच में एक इम्पॉसिबल टास्क होता है, लेकिन सिद्धार्थ बताता है कि हमारे यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर हम सब डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ को इसमें लगा दे तो इम्पॉसिबल नहीं होगा और इसके लिए उन्हें सिर्फ कलेक्टर से अप्रूव लेनी होगी। उसकी बातें सुन के उसका सुपीरियर उसे अगले हफ्ते आने को कहता है ताकि सिद्धार्थ खुद इसके बारे में कलेक्टर से बात कर सके। अगले मीटिंग में सिद्धार्थ कलेक्टर से बात करता है और बताता है कि हालत बहुत बिगड़ चुका है और फलसीपुरम मलेरिया जो पूरे जिले में आग की तरह फैल चुका है और इसमें सिर्फ मेडिकल टीम कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें बहुत कुछ एक साथ एग्जीक्यूट करना होगा, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम, DDT स्प्रे, कंपल्सरी टेस्टिंग ट्रीटमेंट। इसलिए सिद्धार्थ ने इस प्रोग्राम का नाम दिया है दमन, दुर्गम अंचल मलेरिया निराकरण। इसका हिंदी मीनिंग दुर्गम क्षेत्र में मलेरिया को खत्म करना। कलेक्टर जो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो दमन नाम से काफी इंप्रेस हो जाते और उसे अप्रूव देते थे। लेकिन सिद्धार्थ गंभीर भाव से कलेक्टर से रिक्वेस्ट करता है, सर हमारे पास कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है और हमें हर डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज चाहिए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। जिसे कलेक्टर फिर एक मीटिंग अरेंज करते हैं और सब डिपार्टमेंट के हेड को बुलाते हैं। इट मीन्स वो सिद्धार्थ की बात को एग्जीक्यूट करते हैं और हर डिपार्टमेंट वैसे ही करते हैं जैसे सिद्धार्थ ने सोचा था। पुलिस, टीचर, आशा दीदी, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स गांव में बार बार जाके लोगों को अवेयर कराते और उनकी मलेरिया टेस्ट करते। इसी के साथ हमें यह भी जान पाते हैं कि लोग अब उन गुणी तांत्रिकों को विश्वास करना छोड़ देते, उन्हें मार के भगाने लगते। सिद्धार्थ इस हद तक आ जाता है कि वो रात को भी घर घर जाके चेक करता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं लोग बिना मच्छरदानी के सो रहे होते। इसलिए वो अगले दिन प्लान करता है, रात को स्कूल की घंटी लेकर जाता है और घंटी बजा बजा के चिल्ला के मच्छरदानी लगा के सोने को कहता है और ये प्लान उसकी काम करता है। लोग अब धीरे धीरे मच्छरदानी लगाना जरूरी समझने लगते हैं। ये देख सिद्धार्थ आशा कर्मचारियों को भी इसी तरह काम करने को कहता है और देखते ही देखते मलेरिया केस बड़े ही तेजी से गिरने लगता है और ये बात न्यूज़पेपर में छपने लगता है। ये देख रवि और कनकलता खुद को प्राउड फील करते हैं और इसके लिए वो डॉक्टर सिद्धार्थ को शाबाशी देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ इस सब के लिए पूरे डिपार्टमेंट को क्रेडिट देता है। अब मूवी में सुधाकर नाम की एक बड़े ऑफिसर की एंट्री होता है। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी में था और आते ही वो कलेक्टर को दमन प्रोग्राम के लिए शाबाशी देता है। दरअसल कलेक्टर यहाँ उसे मलेरिया की रिपोर्ट देने आया होता है, लेकिन ऑफिसर सुधाकर फील्ड वेरीफाई करने के बाद ही उसकी रिपोर्ट ग्रांटेड करेगा। इसलिए वो अगले सुबह निकल जाता है उस कट ऑफ एरिया के सारे गाँव की तरफ, जहाँ वो पूरे 151 गांव को वेरीफाई करता है। लेकिन इस सब के बीच उसे डॉक्टर सिद्धार्थ के बारे में सुनने मिलता है। वो जिस भी गांव जाता सिद्धार्थ की कारनामे सुनता और ये बात उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले कोई भी आदिवासी इंसान इसी तरह बाहरी इंसान की प्रशंसा नहीं किए थे। लगभग सारे गाँव के वेरीफाई करने के बाद वो फिर एक रिपोर्ट बनाता है और एक मीटिंग अरेंज करता है जिसमें जिले के हर एक डिपार्टमेंट के हेड को उस मीटिंग में बुलाया जाता है और सुधाकर सबको दुख के साथ बताता है कि मलेरिया अब तक 0 नहीं हुआ है। और ये बात सुन के जितने भी ऑफिसर बहुत खुश होते वो सब उदास हो जाते क्योंकि उन्हें अभी तक लग रहा था कि उन्होंने सब मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नहीं। और तभी मिस्टर सुधाकर बताते
लेकिन मलेरिया जो 40% में था वो घटकर 4% में आ गया है और ये किसी मिराकल से कम नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग मिलके इस काम को अंजाम दिए हैं। सुधाकर की ये बात सुन के कलेक्टर बताते हैं कि सर ये सबका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर सिद्धार्थ को जाता है, क्योंकि दमन मिशन के पीछे उनका सबसे बड़ा रोल है। सुधाकर सिद्धार्थ की बहुत तारीफ करता है और इतने मुश्किलों के बाद भी, यानी जंगली जानवर नक्सली हमले की डर को पीछे छोड़ते हुए ये सब कर दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहता है। सिद्धार्थ भी अपना बड़ापन दिखाते हुए कहता है कि अगर गवर्नमेंट की 3 साल वाली पॉलिसी ना होता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आ पाता और ये सब नहीं कर पाता। सिद्धार्थ एक डॉक्टर की अहमियत बताते हुए जो पीएचसी की दीवार पर लिखा हुआ था उसके बारे में बताता है कि एक आम डॉक्टर सिर्फ एक बीमारी को ठीक करता है, लेकिन एक महान डॉक्टर एक मरीज को ठीक करता है। उसके मुंह से ये बात सुन के सब लोग ताली बजा के उसकी प्रशंसा करते हैं। अब सिद्धार्थ की जान भाई पीएचसी में 3 साल पूरा हो जाता है, जहाँ वो डिसाइड किया है कि बाहर जाके हायर स्टडी करेगा। लेकिन उसके जाने से बहुत सारे गाँव वाले दुखी होते हैं। उसे अलविदा कहने के लिए फूल माला लेके पीएचसी में आए होते हैं। वो सबको अलविदा कहता है और फार्मासिस्ट रवि को कहता है कि जब तुम भुवनेश्वर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए 21 गियर वाला एक नई साइकिल गिफ्ट करूंगा। दरअसल रवि हमेशा सिद्धार्थ को उसके लिए 21 गियर वाला सेकंड हैंड साइकिल खरीदने को कहा करता था। अब वो भी उसके जाने से रो देता है। अब सिद्धार्थ अपने सिटी को लौट जाता है। दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है और अंत में हमें यह भी दिखाया जाता है कि साल 1982 में जो ब्रिज का काम शुरू किया गया था वो साल 2018 जुलाई में खत्म की जाती है। तो ये थी दमन मूवी की कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।